बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत स्वागत करता हूं। मध्य भारत का इतिहास के लेक्चर नंबर 4 में आज बात करनी है हमको, जिसमें महमूद गजनबी के आक्रमण की बात करनी है। तो महमूद गजनबी जो कि बहुत फेमस इन्वेजर था इंडिया में, इसका इन्वेजन बहुत फेमस है। खास तौर पे 1025 का सोमनाथ मंदिर का जो लूट है बहुत फेमस है। तो ध्यान देंगे कि मोहम्मद बिन कासिम जो था 712 में जो सिंध विजय करता है, मोहम्मद बिन कासिम जो था वो अरब आक्रमणकारी था, जबकि महमूद गजनबी जो है ये तुर्क आक्रमणकारी है। भारत में पहले तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो महमूद गजनबी। पहली बात याद रखेंगे, पहला अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ओवरऑल पहला कौन था? ओवरऑल पहला था मोहम्मद बिन कासिम। तो तुर्क, यदि शब्द तुर्क की बात करी जाए तो जो है ये तुर्क जो है ये भारत जैसे, ये मान लीजिए आप, और भारत के आसपास ये चीन हो गया, तो चीन के उत्तर पश्चिम इलाके में, यहां पे चीन के उत्तर पश्चिम इलाके में रहने वाली एक बर्बर और असभ्य जनजाति कहलाती थी तुर्क। चीन के उत्तर पश्चिम इलाके में रहने वाली एक बारबेरियन और असभ्य जनजाति कहलाती थी तुर्क। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान में रखना है। अब तुर्क आक्रमण की बात करें यदि भारत में, तो तुर्क आक्रमण जो शुरू होता है वो होता है 3 नामों से, अपन को बात करनी है। पहला है अलप्तगीन, फिर सुबुक्तगीन, फिर महमूद गजनबी। तो सबसे पहले अलप्तगीन की बात करते हैं। 932 एडी के आसपास, मतलब 10वीं शताब्दी में। ठीक है, अलप्तगीन, सुबुक्तगीन और महमूद गजनबी। आसुम। ठीक है दोस्तों, तो अलप्तगीन 932 एडी के आसपास ये गजनी में, गजनी जो है वो अफगानिस्तान का एक इलाका है, तुर्क वाला एक इलाका है इनफैक्ट। तो गजनी में ये जो है ये स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना करता है। स्वतंत्र तुर्क राज्य की नींव कौन डालता है? गजनी में। गजनी एक अफगानिस्तान के ऊपर का इलाका है। गजनी में जो स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना करता है वो करता है अलप्तगीन। क्लियर है? तो स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना गजनी में 932 एडी में कर दी है अलप्तगीन ने। अब अलप्तगीन का जो दामाद और गुलाम है, पहले गुलाम रहता है और फिर बाद में दामाद भी बन जाता है, सुबुक्तगीन। ठीक है, तो अलप्तगीन का गुलाम और दामाद रहता है सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन क्या करता है? भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी जो होता है, या तुर्क आक्रमण जो होता है, वो सुबुक्तगीन के नेतृत्व में ही होता है। 977 पे यह गद्दी पे बैठता है। 977 एडी पे ये गद्दी पे बैठता है गजनी की। सुबुक्तगीन, ये याद नहीं रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 977 एडी पर ये गजनी की गद्दी पर बैठता है, और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमण करवाने वाला कौन है? सुबुक्तगीन। और जब ये आक्रमण करवाता है तो आक्रमण के क्रम में ये सबसे पहले पंजाब, अफगानिस्तान तरफ, पंजाब या अफगान का जो शासक होता है जयपाल को हराता है ना। सुबुक्तगीन जब पंजाब अफगान के शासक जयपाल को हराता है, और जयपाल की राजधानी थी उदभांडपुर या वयहिंद, ये पूछा गया है परीक्षा में दोस्तों, या इसी को बोलते हैं पेशावर, अफगानिस्तान में पेशावर। ठीक है, तो सुबुक्तगीन जो है वो भारत में आक्रमण करने वाला पहला, भारत की तरफ आने वाला पहला तुर्क, इसी के प्रभाव में, इसी के नेतृत्व में भारत पर पहला तुर्क आक्रमण होता है। और यह जयपाल जो कि पंजाब या अफगानिस्तान का शासक होता है, जयपाल, उसको हराता है। और जयपाल की राजधानी क्या होती है? तो यह ध्यान रखना है दोस्तों, उदभांडपुर। यह पूछा गया है, उदभांडपुर, वयहिंद या पेशावर जो होती है वो जयपाल की राजधानी होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं महमूद गजनबी। महमूद गजनबी का जन्म जो हुआ है वो 1 नवंबर 971 में हुआ है। कब हुआ है? महमूद गजनबी का जो जन्म हुआ है वो 1 नवंबर 971 को हुआ है। कहीं पूछ ले तो ध्यान रखिएगा,
ये यामिनी वंश का था। ये भी प्रश्न पूछा गया है, कौन से वंश का था? यामिनी वंश का था महमूद गजनबी। अच्छा, महमूद गजनबी था कौन? सुबुक्तगीन का पुत्र था। सुबुक्तगीन का क्या है? पुत्र है ये। 1 नवंबर 971 एडी में इसका जन्म हुआ है। यामिनी वंश का था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क था। सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला तुर्क था। सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला तुर्क था ये। कौन? महमूद गजनबी। और जब ये भारत पर आक्रमण करता है तो ये जो है ये खुरासान का शासक होता है। कहां का शासक होता है? खुरासान का शासक। इस तरीके के प्रश्न खूब पूछे गए हैं, है ना। तो ये खुरासान का शासक हुआ करता है महमूद गजनबी। ठीक है। जब इसका पिता सुबुक्तगीन जो है वो गजनी की गद्दी पे बैठा रहता है, तब महमूद गजनबी जो है वो खुरासान का शासक होता है दोस्तों। तो सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला शासक, फिर खुरासान का शासक होता है अपने पिता के समय, है ना। पहला तुर्क है, यामिनी वंश का है, 1 नवंबर 1971 को जन्म है, सुबुक्तगीन का पुत्र है। ठीक है। भारत में कुल कितनी बार आक्रमण किया है महमूद गजनबी ने? तो 17 बार आक्रमण किया है। ये पूछा गया है। भारत में कुल 17 बार आक्रमण है महमूद गजनबी का। लोग एक बार में, 2 बार में थक जाते हैं, हार जाते हैं। और ध्यान रखें, महमूद गजनबी के आक्रमण का उद्देश्य भारत की विजय करना या भारत का प्रशासन करना नहीं था दोस्तों। धन प्राप्ति और लूटपाट, धन प्राप्ति और लूटपाट, यही उद्देश्य था इसका महमूद गजनबी का। तो यह प्रश्न भी आ चुका है। तो धन प्राप्ति एवं लूटपाट के हिसाब से इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया है। ठीक है। अब ये तो हो गया इनके बारे में स्टार्टिंग, पूरा प्रीफेस हो गया, प्रस्तावना हो गई। अब बात करते हैं महमूद गजनबी के विजय अभियान की। महमूद गजनबी के विजय अभियानों में मैंने सबसे पहले आपको बताया है, ठीक है, कि महमूद गजनबी MG, महमूद गजनबी को मैं क्या लिखूंगा? MG। तो पहला इनका जो होता है वो जयपाल के साथ बता ही दिया है मैंने। सुबुक्तगीन के नेतृत्व में महमूद गजनबी ही जाता है जयपाल अफगान शासक को हराने। ठीक है। और ये जाता है 1000 एडी में। 1000 एडी में जयपाल को हराता है। अफगान शासक होता है, पंजाब और अफगान का शासक होता है जयपाल। सुबुक्तगीन का नेतृत्व होता है, लेकिन लड़ता कौन है एग्जैक्टली? महमूद गजनबी और जयपाल। मैं वर्सेस लिख देता हूं, वर्सेस जयपाल। और ध्यान देंगे, जयपाल को जो महमूद गजनबी के इतिहासकार हैं उन्होंने जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहा है। जयपाल को क्या कहा है दोस्तों? ईश्वर का शत्रु। किसके इतिहासकारों ने? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के इतिहासकारों ने जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहा है। ठीक है। जयपाल के बाद फिर 1005 में अब्दुल फतेह को हराता है महमूद गजनबी वर्सेस अब्दुल फतेह दाऊद। अब्दुल फतेह दाऊद 1005 में मुल्तान, ये मुल्तान का शासक होता है। तो मुल्तान विजय करता है कौन? महमूद गजनबी। ध्यान रखेंगे, मेंस में जब क्रम पूछा जाता है कि भारत में महमूद गजनबी का विजय अभियान बताइए, तो फिर आपको ये पॉइंट्स याद होने चाहिए। तो पहला था जयपाल के साथ 1000 में, दूसरा आक्रमण है 1005 में। मुख्य आक्रमणों की बात करेंगे, पूरे 17 आक्रमण नहीं चर्चा करेंगे। तो महमूद गजनबी वर्सेस अब्दुल फतेह जो मुल्तान का शासक था उसको जीत लेता है। फिर तीसरा आता है 1008 में, महमूद गजनबी वर्सेस आनंदपाल। और ये आनंदपाल जो है ये जयपाल का पुत्र होता है दोस्तों। जयपाल अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए आनंदपाल महमूद गजनबी से भिड़ता है, और अकेले नहीं भिड़ता है। कहां कहां? ग्वालियर, कन्नौज, उज्जैन, यहां के राजाओं को साथ लेकर लड़ता है ये। अजमेर, है ना, ये ग्वालियर, कन्नौज, उज्जैन, अजमेर, इसकी संयुक्त सेना बनाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा परीक्षा में कि किसने संघ बनाया था महमूद गजनबी से लड़ने के लिए। तो आनंदपाल ने बनाया था। कब बनाया था? 1008 में बनाया था दोस्तों। कब बनाया था? 1008 में।
और आनंदपाल कहां का शासक था? तो नागरकोट का शासक था। कहां का शासक था? नागरकोट का। ठीक है, तो ग्वालियर, कन्नौज, उज्जैन, अजमेर 1008 में ये पूरा संयुक्त मोर्चा बनाता है आनंदपाल, जयपाल का पुत्र, और तब भी महमूद गजनबी से हार जाता है। इतना शक्तिशाली, इतना बहादुर पराक्रमी होता है महमूद गजनबी। लेकिन भारत में भी इसका जो है, इसका शेर पे शवा शेर बैठा हुआ है विद्याधर के रूप में, चंदेल शासक विद्याधर। ठीक है, आने वाले हैं। फिर ये आनंदपाल वाला हो जाता है दोस्तों 1008 में। फिर इसके बाद चौथा शासक महमूद गजनबी वर्सेस राज्यपाल। आपको मैं प्राचीन भारत दोस्तों पूरा पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़ा है तो वहां जाके पढ़िए। पूरे 88 लेक्चर की सीरीज पड़ी हुई है, 15-15 मिनट एवरेज की, तो उसको अच्छे से पढ़ते जाइए, और खूब सारा याद करने के तरीके भी बताए हैं मैंने। तो राज्यपाल यदि आपको याद हो तो गुर्जर प्रतिहार शासक थे ये, लेकिन कायर थे थोड़े से। कायर, जैसे ही इनको पता चला कि महमूद गजनबी जो है हम पर आक्रमण करने आ रहा है, तो राज्यपाल अपनी जनता को छोड़ के, बेसहारा छोड़ के, और पीछे के दरवाजे से भाग जाता है अपनी जान बचा के। जब बाद में विद्याधर को, चंदेल शासक विद्याधर को यह पता चलता है, तो पहले तो वो महमूद गजनबी से भिड़ता है, और बाद में फुर्सत में राज्यपाल को ढूंढ के राज्यपाल को मारता है विद्याधर। इतना नाराज हो जाते हैं विद्याधर जी राज्यपाल से। तो राज्यपाल कायर गुर्जर प्रतिहार शासक होते हैं, जो महमूद गजनबी के आक्रमण के डर से अपनी जनता को छोड़ के पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये राज्यपाल की कहानी है। लगभग ये राज्यपाल की कहानी है 1018 की। ये 1018 का आक्रमण होता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है महमूद गजनबी वर्सेस विद्याधर। विद्याधर कौन है दोस्तों? चंदेल शासक। 1021 में 1021 में जो लड़ाई होती है, विद्याधर से लड़ाई होती है। विद्याधर कौन है? चंदेल शासक हैं दोस्तों। और ये इतने बहादुर हैं, महमूद गजनबी के रास्ते में बिल्कुल चट्टान बन के खड़े हो जाते हैं। महमूद गजनबी इनसे जीत ही नहीं पाता है, और महमूद गजनबी का इतना समय ये खराब करते हैं, मतलब जीत ही नहीं पा रहा है। वो लड़ रहा है, जीत ही नहीं पा रहा है, परेशान है एकदम, ना हार रहे हैं ना जीत रहे हैं, और उसको भी नहीं जीतने दे रहे हैं। तो फाइनली महमूद गजनबी इनको 15 किले जो है ऑफर करता है कि हम तुम्हें 15 किले देते हैं विद्याधर जी, तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। तो विद्याधर जी फाइनली किसी संधि वंदी के तहत इसके रास्ते से हट जाते हैं, और 1021 में जो विद्याधर ने इनका रास्ता रोका है वो इसके लिए साफ हो जाता है। ठीक है, तो विद्याधर चंदेल शासक थे 1021 में। डेट्स याद रखेंगे। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है महमूद गजनबी वर्सेस और मूलराज फर्स्ट या भीमदेव फर्स्ट। ठीक है, भीमदेव फर्स्ट या मूलराज फर्स्ट, ये कौन है? ये चालुक्य सोलंकी वंश के शासक हैं। अन्हिलवाड़ जिनकी राजधानी थी, अन्हिलवाड़ जिनकी राजधानी थी। तो चालुक्य सोलंकी वंश के शासक होते हैं। 1025 की बात है दोस्तों। ये कब की बात है? 1025 एडी। यहां पे होता है गुजरात के सौराष्ट्र में, गुजरात के सौराष्ट्र में सोमनाथ, जो शिव मंदिर है सोमनाथ जी का, वो 1025 में महमूद गजनबी का आक्रमण होता है। उस समय गुजरात के शासक कौन होते हैं ये पूछा जाता है, मूलराज फर्स्ट, या इन्हीं का नाम है भीमदेव फर्स्ट। और ये चालुक्य सोलंकी वंश के शासक हैं, दक्षिणी चालुक्य बोल सकते हैं सोलंकी वंश, और इनकी राजधानी क्या है? अन्हिलवाड़ या अन्हिलवाड़ा। चूंकि प्राचीन भारत में ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए थोड़ा फास्ट हूं यहां पे। ठीक है, और आपको सोमनाथ मंदिर की पूरी कहानी मालूम है। पूरी जनता छिप जाती है भगवान के भरोसे, और ये वहां से शिव का जो शिवलिंग है वो उठा के ले जाके, और ऐसी एक गाथा के हिसाब से पता चलता है कि गजनी ले जाके और जामी मस्जिद की सीढ़ियों पे शिवलिंग के पत्थर के टुकड़े लगवा देता है। ये कहावतें हैं दोस्तों, जैसा सुना वैसा आपको बताया। ठीक है, नंबर 7 में इनकी जो होती है लड़ाई। अच्छा, एक चीज और याद रखना है कि जो सोमनाथ आक्रमण है ये महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण है। ये पूछा गया, कुल 17 आक्रमण है, लेकिन सोमनाथ आक्रमण जो है वो 16वां आक्रमण है। कौन सा आक्रमण है? 16वां। और 17वां आक्रमण जो होता है वो महमूद गजनबी वर्सेस जाट। ये लास्ट आक्रमण है
1027 में। 1027 में महमूद गजनबी का जाटों के साथ फाइनल लड़ाई है, 17वां आक्रमण होता है और 1030 में जो है महमूद गजनबी की मृत्यु हो जाती है। 1030 में महमूद गजनबी की मृत्यु। तो यह पूरा उसका विजय अभियान चलता है दोस्तों, ये आप याद रखिए, यहां से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो जयपाल के साथ 1000 में, फिर अब्दुल फतेह दाऊद मुल्तान का शासक 1005 में, आनंदपाल 1008। यदि आपको याद नहीं होता है तो याद करने के तरीके मैं बताता हूं। आनंदपाल स्पेलिंग लिखेंगे ना तो 8 लेटर्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आनंदपाल में 8 लेटर्स हैं तो 1008 में। ठीक है, और यहीं पर मूर्ति भी तोड़ता है तो बुद्ध शिकन वगैरह की उपाधि भी मिलती है उसको। ठीक है, फिर राज्यपाल की कहानी, कमजोर गुर्जर प्रतिहार शासक 1018। 1021 में विद्याधर ने रास्ता रोक लिया था। मूलराज भीमदेव सोमनाथ जो मंदिर है 1025 में 16वां आक्रमण है और जाटों के विरुद्ध 17वां या अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध है? जाटों के विरुद्ध 1027 में। और 1030 में जो है महमूद गजनबी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ठीक है, यह था लेक्चर का दूसरा पार्ट। अब लेक्चर के तीसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं जिसमें महमूद गजनबी को मिलने वाली उपाधियां शामिल हैं। महमूद गजनबी को कौन कौन सी उपाधियां मिली हैं दोस्तों? तो उपाधियां जो मिली हैं वो मिली हैं, पहली मिली है बुत शिकन। बुत शिकन, बुत मतलब मूर्ति और शिकन, शिकन मतलब तोड़ने वाला, मूर्तियों को ध्वस्त करने वाला। 1008 में जो इसने हमला किया था नागरकोट में, नागरकोट कहां पे है दोस्तों? कांगड़ी पहाड़ी पे। 1008 में नागरकोट में इसने ज्वाला देवी मंदिर में मूर्ति तोड़ी थी। तो बुत शिकन तभी से कहलाने लगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बुत शिकन किसको कहा गया है? महमूद गजनबी को। दूसरी उपाधि है दोस्तों इनकी गाजी। दूसरी उपाधि कौन सी है दोस्तों इनकी? गाजी। ठीक है, बुत शिकन भी बोल सकते हैं, मूर्ति भंजक भी बोल सकते हैं, मूर्ति भंजक। गाजी मतलब गाज के जैसे गिरने वाला, दुश्मनों पर गाज के जैसे गिरने वाला या विधर्मियों का कत्ल करने वाला, विधर्मियों का कत्ल करने वाला या दुश्मनों पर गाज। विधर्मी मतलब जो दूसरे धर्म के हैं, तो विधर्मियों का कत्ल करने वाला या दुश्मनों पर गाज की तरह गिरने वाला, दैट इज कॉल्ड गाजी। ठीक है, तीसरी उपाधि दोस्तों इनको मिली है सुल्तान। सुल्तान की उपाधि लेने वाले ये पहले तुर्क शासक हैं। चौथी है यमीन उद दौला, रियासत का संरक्षक। यमीन उद दौला की उपाधि किसने? यमीन उद दौला जो है उसका मतलब क्या होता है? रियासत का संरक्षक। तो चौथी उपाधि जो है महमूद गजनबी की वो है यमीन उद दौला। यमीन का मतलब होता है रियासत। शब्दों को भी जानते रहिए दोस्तों, यमीन का मतलब होता है रियासत। और यमीन उल मिल्लाह, नेक्स्ट उपाधि है यमीन उल मिल्लाह। यमीन उल मिल्लाह का मतलब होता है दोस्तों रियासत का मसीहा, लेकिन मसीहा अल्लाह नहीं। रियासत का मसीहा लेकिन अल्लाह नहीं। ठीक है, तो पांचवी उपाधि है यमीन उल मिल्लाह। यमीन उद दौला रियासत का संरक्षक, यमीन उल मिल्लाह रियासत का मसीहा, अल्लाह नहीं। अच्छा, ये दोनों उपाधियां जो दी थी इनको वो खलीफा ने दी थी दोस्तों। महमूद गजनबी को यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह ये दोनों उपाधियां किसने दी हैं? खलीफा ने। और दोनों के मतलब जान सकें, याद रख सकें तो बहुत बेहतर है। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। वेरिएशन बहुत है पढ़ाई में, किसी दिन बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं, किसी दिन लोग देखते ही नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी बनाए रखिए दोस्तों, कॉन्टिन्यूटी इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो ये 5 उपाधियां अच्छे से याद रखिएगा, खास तौर पे बुत शिकन और सुल्तान। इसके बाद लेक्चर के नेक्स्ट फेज पे जाते हैं जिसमें बात करेंगे अपन दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान या सिर्फ विद्वान। महमूद गजनबी से एसोसिएटेड जो विद्वान हैं वो कौन से हैं? तो एक छोटी सी कोडिंग है, फूबा। फूबा, फूबा दरबारी विद्वान महमूद गजनबी के कौन है दोस्तों? फूबा। फिरदौसी,
फरिश्ता नहीं, कहीं कहीं किसी किसी किताब में फरिश्ता लिखा है। फरिश्ता जो है वो शर्की साम्राज्य में आएगा। शर्की साम्राज्य पढ़ाऊंगा, आदिल शाह शर्की, इब्राहिम शाह शर्की, वहां पे आपको फरिश्ता मिलेंगे। तो एफ फॉर फरिश्ता नहीं है, एफ फॉर फिरदौसी, यू फॉर उतबी, बी फॉर बैहाकी और ए फॉर अल बरूनी। इस बार की पीएससी में किताबुल हिंद एक किताब लिखी है, किताबुल हिंद किसने लिखी है? अल बरूनी ने। गई एमपीपीएससी में ये प्रश्न आया है ना। तो फिरदौसी, उतबी, बैहाकी और अल बरूनी, फूबा, फिरदौसी, उतबी, बैहाकी और अल बरूनी। ठीक है, तो ये 4 लोग हैं। अब फिरदौसी की बात करें दोस्तों, तो फिरदौसी जो है ये इतिहासकार हैं। ठीक है, महमूद गजनबी के कौन है दोस्तों? इतिहासकार हैं। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? शाहनामा। बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है दोस्तों, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? शाहनामा। शाहनामा मतलब राजाओं का इतिहास। शाह मतलब राजा। कहीं भी नामा शब्द लगा है ना दोस्तों, कहीं भी किसी भी किताब के नाम के आगे नामा यदि प्रत्यय लगा हुआ है, नामा जो है वो सफिक्स लगा हुआ है, इसका मतलब वो किताब फारसी में लिखी होगी या फिर तुर्की में बोल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, कीवर्ड बता रहा हूं। किसी भी बुक के अंत में अगर नामा प्रत्यय लगा हुआ है तो इसका मतलब वो किताब किस भाषा में लिखी गई होगी? फारसी। और फारसी आंसर नहीं दिया है तो कौन सी होगी? तुर्की। ठीक है, तो शाहनामा जो है वो लिखी है फिरदौसी ने। अब इस शाहनामा जो है इसमें अफगानिस्तान का महाभारत है। इसको अफगानिस्तान का महाभारत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अफगानिस्तान का महाभारत। पूरा अफगानिस्तान का क्षेत्र का जो महाभारत है, महाकाव्य है, ये बहुत बड़ा लिखित महाकाव्य है उस समय का। तो शाहनामा को जो है वो अफगानिस्तान का महाभारत बोलते हैं। और इसमें ईरान, अफगानिस्तान वगैरह का यशोगान का वर्णन है, जैसे अपने यहाँ के महाभारत में है। तो ईरान, अफगानिस्तान का यशोगान का वर्णन है दोस्तों शाहनामा में। इसीलिए फिरदौसी को जो बोलते हैं वो बोलते हैं पूर्व का होमर। पूर्व का होमर, पूर्व का होमर बोलते हैं फिरदौसी को। तो होमर कौन थे दोस्तों? तो एक यूनानी राइटर थे, यूनानी लेखक थे होमर साहब, और अंधे थे ये। होमर साहब अंधे थे, यूनानी राइटर थे। और होमर की 2 किताबें हैं दोस्तों, ओडिसी और इलियड। ओडिसी और इलियड ये वैसे ही है जैसे रामायण और महाभारत हैं। तो जैसे होमर ने ओडिसी और इलियड लिखी हैं, रामायण और महाभारत के जैसी ही है ये, इसी तरीके से यहां भी महाभारत है अफगानिस्तान का। तो इसीलिए पूर्व का होमर कहा गया है फिरदौसी को, क्योंकि होमर जैसा ही कुछ लिखा है ना इन्होंने। ओडिसी और इलियड क्या है? महाकाव्य है, रामायण और महाभारत जैसे। ओडिसी रामायण के जैसी है। ठीक है, तो इन्होंने जब अफगानिस्तान का महाभारत लिखा है तो ये होमर के जैसे ही हो गए ना, तो इसलिए पूर्व में रहने वाले होमर, पूर्व के होमर कहला गए फिरदौसी। तो आई होप आपको क्लियर है शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी ने लिखी है। शाहनामा में अफगानिस्तान का महाभारत लिखा हुआ है। ईरान अफगानिस्तान का यशोगान है, इसीलिए फिरदौसी को पूर्व का होमर कहते हैं, क्योंकि होमर ने भी ओडिसी और इलियड नामक किताबें जो लिखी हैं वो महाकाव्य जैसे हैं, रामायण और महाभारत जैसे। तो ये बात रही दोस्तों फिरदौसी की। अब बात करते हैं दोस्तों उतबी। अब बात करते हैं अपन उतबी की। उतबी जो है ये शाही इतिहासकार हैं। महमूद गजनबी के शाही इतिहासकार हैं उतबी जी। महमूद गजनबी के शाही इतिहासकार हैं। किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी, यामिनी वंश का था ना ये, तो किताब उल यामिनी है ना, किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी, तारीख ए यामिनी, ये उतबी जी ने लिखी है। तो आपसे पूछा जाएगा महमूद गजनबी का शाही इतिहासकार कौन था? शाही मतलब राजा का इतिहासकार कौन था? तो उतबी था, जो राजवंश के बारे में सारी चीजें लिखता था, राजवंश के बाहर नहीं लिखता था, राजवंश से संबंधित ही सारी चीजें लिखेगा, वो शाही इतिहासकार कहलाएगा। राजाओं के बारे में, उनका कालक्रम के बारे में, उनकी प्राप्तियों के बारे में, उनके युद्धों के बारे में, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जो लिखता हो। तो शाही इतिहासकार उतबी थे और इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, किताबुल यामिनी और तारीख ए यामिनी, क्योंकि ये यामिनी वंश का था।
कौन? महमूद गजनबी। तो ये हो जाता है दोस्तों उतबी के बारे में। अब बात करते हैं अपन बैहाकी के बारे में। बैहाकी ने जो किताब लिखी है ये सुबक्तगीन के बारे में लिखी है, तारीख ए सुबक्तगीन। कौन सी किताब लिखी है? तारीख ए सुबक्तगीन। तो ये थोड़ा पुराना कहला गया ना, तारीख ए सुबक्तगीन लिखी है, इसीलिए इसको पूर्वी पेप्स की उपाधि दी है। पूर्वी पेप्स की उपाधि दी है लेनपूल नामक इतिहासकार ने। एक अंग्रेज इतिहासकार है लेनपूल। लेनपूल नामक इतिहासकार ने बैहाकी को पूर्वी पेप्स की उपाधि दी है। और बैहाकी ने कौन सी किताब लिखी है दोस्तों? तारीख ए सुबक्तगीन। चूंकि इसमें पूर्वी अफगानिस्तान वगैरह का सबका पूरा वर्णन है, इसलिए पूर्वी पेप्स कहा है लेनपूल ने बैहाकी को। अगर याद करने का तरीका है तो देखें आप लेनपूल, ठीक है? तो कैसे याद रखेंगे इसको? याद रखने का तरीका दोस्तों रहेगा पेप्सी पीकर बहके। पेप्सी पीकर बहके पूल में। याद रखने का अपना तरीका है, ये अपना स्टाइल है। पसंद आता है तो एक्सेप्ट करिए, नहीं जाता है तो कोई बात ही नहीं है। पेप्सी पीकर बहके स्विमिंग पूल में। तो पेप्सी मतलब पूर्वी पेप्स, बहके मतलब बैहाकी को बोला गया है। पूर्वी पेप्स बैहाकी को बोला गया है, और बोला किसने है? पूल ने, लेनपूल ने। तो पेप्सी पीकर बहके पूल में, बहक गए पूल में, जाके गिर गए पेप्सी पीकर। पेप्सी का नशा शराब जैसा हो गया दोस्तों, ठीक है? तो नशा पेप्सी में होता तो नाचती बोतल, इस तरीके से। तो पेप्सी पीकर बहके पूल में, ठीक है? याद करने का तरीका है। अब लास्ट जो दरबारी विद्वान है दोस्तों इनके, महमूद गजनबी के हैं, वो हैं अल बरूनी। और इस साल की पीएससी जो गुजरी पीएससी में है उसमें प्रश्न आया है गणित दर्शन ज्योतिष। गणित दर्शन ज्योतिष रसायन संस्कृत, है ना, ये सब इनके विद्वान थे अल बरूनी। गणित दर्शन ज्योतिष और संस्कृत के विद्वान थे अल बरूनी साहब। और ये ध्यान रखेंगे ये गजनबी के साथ ही भारत आए थे। ये प्रश्न पूछा गया है कि सभी विद्वानों में गजनबी के साथ कौन भारत आया था? गजनबी आक्रमण के समय ही लेके इनको चलता था अल बरूनी साहब को। तो गजनबी के साथ भारत कौन सा विद्वान आया है? तो ए आए हैं, ए फॉर अल बरूनी आए हैं। गजनबी के साथ ही भारत आए हैं, ये ध्यान रखिएगा, आया हुआ प्रश्न है, ठीक है? और इन्होंने जो लिखी है किताबुल हिंद और तारीख हिंद। किताब उल हिंद और तारीख ए हिंद, दो किताबें लिखी हैं दोस्तों इस वाली, ये पीएससी में आई है, किताब उल हिंद। तो अल बरूनी ने कौन सी किताबें लिखी हैं? किताब उल हिंद और तारीख ए हिंद, ठीक है? और किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है उतबी ने, ठीक है? वो उतबी ने लिखी। किताब उल यामिनी और तारीख ए यामिनी उतबी ने, और किताब उल हिंद तारीख ए हिंद शब्द जुड़ जाता है तो किसने लिखी है? अल बरूनी ने। तो इस तरीके से चारों विद्वान हो जाते हैं महमूद गजनबी के फूबा, फिरदौसी, उतबी, बैहाकी, अल बरूनी। फिरदौसी को फरिश्ता से कंफ्यूज नहीं करना है दोस्तों, ठीक है? तो इस तरीके से ये है। और लास्ट पॉइंट जो बनता है वो है महमूद गजनबी ने जो अपने सिक्के हैं, अपने सिक्कों में संस्कृत मुद्रालेख, संस्कृत मुद्रालेख के साथ इन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए। चांदी के सिक्के चलवाए संस्कृत मुद्रालेख के साथ इन्होंने। महमूद गजनबी ने संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक तरफ अरबी भाषा में लिखा होता था सिक्के में, और सिक्के में दूसरी तरफ किस भाषा में लिखा होता था? संस्कृत भाषा में। ये पहला फेस है, ये सिक्के का पीछे की तरफ का है। तो एक तरफ अरबी भाषा में और एक तरफ संस्कृत भाषा में, सिक्के के आगे की तरफ और पीछे की तरफ दो भाषाओं में लिखे सिक्के किसने चलवाए हैं? महमूद गजनबी ने। चांदी के सिक्के थे, सिक्के का वजन लगभग 3 ग्राम होता था, ठीक है? तो ये था महमूद गजनबी के बारे में सारा डिटेल जो आपको याद रखना है ना? महमूद गजनबी का आक्रमण, सारे के सारे आक्रमण मतलब विजय अभियान याद रखना है। फिर अलप्तगीन, सुबक्तगीन और महमूद गजनबी, यामिनी वंश, पहला तुर्क शासक जिसने सुल्तान की उपाधि ली, गाजी, बुत शिकन, ये सब याद रखना है।
फिर कैसे जयपाल के साथ, फिर अब्दुल फतेह दाऊद के साथ, आनंदपाल के साथ, राज्यपाल विद्याधर, सोमनाथ में मूलराज के साथ और जाटों के साथ लड़ाइयां हुई, किस तरीके से जीतता गया। सोमनाथ का 16वां आक्रमण, लास्ट आक्रमण 17वां आक्रमण जो है वो जाटों के साथ है, ये याद रखना है। और फिर चारों विद्वान फूबा के रूप में याद रखना है और मिसलेनियस फैक्ट्स याद रखना है। लीजिए, खत्म हो गया महमूद गजनबी। 20 मिनट पढ़िए, बेहतरीन पढ़िए, और कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद ये मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, तो बहुत ही एकदम टू द पॉइंट कंटेंट है दोस्तों, इससे बाहर नहीं जाता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो आपको लग रहा है जरा भी मेहनत कर रहा हूं, तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, है ना, बेल आइकन पर प्रेस करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, जिसमें अपन कवर करेंगे मोहम्मद गौरी। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।